नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, एकदम झकास होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के इस एडवांस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं और आज का जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन कौन सा है वो आप देखिए। पहला प्रश्न क्या है हमारा? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? क्या एम्पियर होती है क्या दोस्तों? तो दोस्तों इधर देखिए, जो विद्युत धारा होती है ना दोस्तों, इधर लिख देता हूं, एक सेकेंड थोड़ा साइड में। जो दोस्तों विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा होती है दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई होती है ना दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है दोस्तों। क्या होती है? एम्पियर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये ओम क्या है? ओम क्या है दोस्तों? जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? देखो, विद्युत धारा का मतलब तो सबको पता है कि तार होते हैं घर में और उन तार में जो आवेश का प्रवाह होता है विद्युत धारा कहते हैं। तार में आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या है? आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं? एक सेकेंड परिपथ में आवेश का प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह होता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं दोस्तों? जब कोई धातु अपने में से प्रवाहित, जब कोई धातु अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है। भैया आपको पता है धातु अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करती है दोस्तों? विरोध करती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ना दोस्तों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है दोस्तों। क्या होता है? ओम होता है, या फिर अपन इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा ये होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कॉपर है, यानी कि जो तांबा है दोस्तों, तांबा हो गया और चांदी है, इनकी जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होती है दोस्तों। क्या होती है? पहले नंबर पे मैं लिख देता हूं चांदी, दूसरे पे तांबा है। चांदी और दोस्तों तांबा, आपको पता है इनकी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता न्यूनतम व चालकता अधिकतम होती है। चालकता अधिकतम होती है, इसलिए घर में जो तार वगैरह होते हैं ना दोस्तों, वो तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा विद्युत का एक बहुत ही अच्छा चालक है। अगर भैया प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, इन घर में जो तार लग रहे हैं अगर इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, चालकता कम है दोस्तों, तो ये तार गर्म हो जाएंगे, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह का जब विरोध होगा तो तार क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे, जल जाएंगे तार, घर में आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो शक्ति होती है, क्या होती है दोस्तों? जो शक्ति होती है, शक्ति का जो मात्रक होता है ना वो हॉर्स पावर होता है दोस्तों। क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। और इसी प्रकार से आपको पता है एक हॉर्स पावर के अंदर कितने होते हैं दोस्तों? 746 वॉट होते हैं। क्या होते हैं? 746 वॉट होते हैं। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी दोस्तों? वॉट हो गई। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये वोल्ट किसका मात्रक है? ये विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का जो मात्रक होगा ना दोस्तों वो क्या होगा? वोल्ट होगा। तो सही उत्तर क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वॉट हो गई। ध्वनि का वेग, हवा के वेग, देखो ये क्या बोल रहा है? ध्वनि का वेग हवा के वेग किस राशि पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? जो ध्वनि का वेग है ना, ध्वनि का वेग है और हवा के अंदर ये हवा की किस राशि पर निर्भर नहीं करेगा। ध्वनि का वेग हवा की किस राशि पर निर्भर नहीं करेगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देखिए ये ध्वनि है, मैं आपको समझाता हूं, इधर आप देखिए, जैसे कि ये ध्वनि है, ये ध्वनि जा रही है, ये तीर के निशान नहीं है, आप समझ लो ये ध्वनि है, ठीक है दोस्तों। और ये ध्वनि किस में से जा रही है? ये ध्वनि होती हुई जा रही है हवा में से। कहां से होती हुई जा रही है दोस्तों? हवा में से होती हुई जा रही है, ठीक है। ये किसी का कान है जो इस ध्वनि को सुन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये ध्वनि है, ये हवा से होती हुई जा रही है। अब इस हवा के कौन कौन से गुणधर्म इस ध्वनि के वेग को प्रभावित करेंगे? ध्वनि के वेग को क्या करेंगे दोस्तों? वेग को प्रभावित करेंगे। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, जब हवा का तापमान घटता है और बढ़ता है तो ध्वनि के वेग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हवा का घनत्व घटता है, बढ़ता है, अगर हवा का घनत्व घटे या बढ़े तो उसका भी दोस्तों ध्वनि के वेग के ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों ध्वनि का वेग हवा के दाब पर जरूर निर्भर कर सकता है। किस पर निर्भर कर सकता है? हवा के दाब पर निर्भर कर सकता है दोस्तों। तो ये सही उत्तर आपको आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, यहां पर अगला क्या है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि सूर्य ग्रहण होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई कृत्रिम उपग्रह आ जाता है, ठीक है, आसमान में बादल छा जाते हैं, या सी नंबर पर क्या दिया हुआ है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और क्या दिया हुआ है दोस्तों? चौथे नंबर पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? यहां पर आप देखिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो यहां पर सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है चंद्र ग्रहण। कब होगा ये सूर्य ग्रहण? दोस्तों आप देखिए, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो ये नीला सा जो गोला है ना, यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी है, और दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ठीक है दोस्तों। यह है चंद्रमा, ठीक है। जब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो ठीक तरह से पृथ्वी की तरफ नहीं आ पाता है। इसलिए अपन को क्या दिखाई देता है? सूर्य के ऊपर एक काला सा धब्बा दिखाई देता है दोस्तों, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसी को अपन क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण आप देखिए बिल्कुल इजी है, वही का वही सूर्य है। सूर्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सूर्य है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है, ये यहां पर पृथ्वी है हमारी, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है? यहां पर देखो, सूर्य ग्रहण तो कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण कब होता है? कि जब चक्कर लगाते लगाते ये चंद्रमा दोस्तों कहां आ जाता है? यहां पर आ जाता है चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण हो जाता है दोस्तों? तो यहां पर हो जाता है चंद्र ग्रहण। क्या हो जाता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश ठीक तरह से पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण अपन को लगता है कि सूर्य में ग्रहण हो गया, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर ठीक तरह से नहीं गिर पाता है, जिसके कारण चंद्रमा काला काला दिखाई होने लग जाता है, गायब होने लग जाता है थोड़ा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको अपन? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये ऐसे देखिए, इसके कारण ये क्या नहीं पहुंच पा रहा है? ये चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? चंद्र ग्रहण हो गया। तो सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों? जब
पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये तो होगा नहीं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, हाँ तो दोस्तों यहां पर होगा सूर्य ग्रहण। ये वाली बात आपको आनी चाहिए दोस्तों, तो सी वाला सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई जो पुल होता है ना, पुल या ब्रिज, ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। इन पे भैया हजारों लाखों टन, हजारों लाखों किलोग्राम भार गुजरता है। इस पे से कितना बाहर गुजरता है? तो रोजाना हजारों लाखों किलोग्राम भार, बड़े बड़े ट्रक वगैरह ये जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए पुल के निर्माण में हमेशा क्या बलुई पत्थर काम में लेते हैं? क्या चूना पत्थर काम में लेते हैं? क्या कंक्रीट काम में लेते हैं? या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कंक्रीट काम में ली जाती है। बहुत सारी कंक्रीट का उपयोग करके पुल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट से बनाई हुई जो इमारतें होती है या जो पुल होती है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को, ज्यादा से ज्यादा भार को सहन कर सकती है। जितना मसाला अच्छा डालेंगे, जितनी कंक्रीट अच्छी डालेंगे, उतना ही पुल अच्छा बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या 26 गुणसूत्र होते हैं? क्या 44 गुणसूत्र होते हैं, या 46 गुणसूत्र होते हैं, या 48 गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों जो मानव कोशिका है, मानव कोशिका, ठीक है दोस्तों, ये है मानव कोशिका। और इस मानव कोशिका में दोस्तों ये क्या है? केंद्रक है, केंद्रक है। और इस केंद्रक के अंदर दोस्तों गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस केंद्रक के अंदर डीएनए से बने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। आपको पता है मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है ना, वो 46 है। कितनी है दोस्तों? 46 है। इसमें से जो 44 गुणसूत्र है वो अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, अलिंग या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं दोस्तों, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी के जो आप देख सकते हैं जो दो है ना, वो क्या होते हैं? बाकी के जो दो हैं ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं दोस्तों। आपको पता है जो ये 44 जो गुणसूत्र होते हैं ये शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों जो दो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये लिंग निर्धारण को नियंत्रित करते हैं, लिंग निर्धारण को नियंत्रित करते हैं। आपको पता है दोस्तों चाहे मादा हो चाहे नर हो, सभी में 44 अलिंग गुणसूत्र समान होते हैं। परंतु दोस्तों जो नर होता है, जो मादा होती है, नर में 2 लिंग गुणसूत्र आपको मिलेंगे X और Y, और मादा में मिलेंगे 2 X लिंग गुणसूत्र। ये स्थिति है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। भैया माता पिता से बच्चों में जो लक्षण है वो गुणसूत्रों के द्वारा ही जाते हैं। माता पिता के जो लक्षण है दोस्तों, माता पिता के जो लक्षण है ना दोस्तों, माता पिता के जो लक्षण है वो संतानों में, किसमें दोस्तों? संतानों में गुणसूत्रों द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? गुणसूत्रों द्वारा जाते हैं। अब आप कभी पढ़ोगे डीएनए द्वारा जाते हैं, कभी आप पढ़ोगे जीन द्वारा जाते हैं, फिर आप बोलोगे सर आप तो बता रहे थे गुणसूत्र द्वारा। अरे भाई डीएनए द्वारा ही गुणसूत्र बने होते हैं। और जीन क्या होता है? डीएनए के जो निश्चित क्षेत्र होते हैं, डीएनए का हर पार्ट किसी ना किसी लक्षण को नियंत्रित कर सकता है, और डीएनए के हर उस पार्ट को, उस पॉइंट को जीन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको याद रखनी है।
वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? भैया वायुमंडल में जो ऑक्सीजन जो गैस है ये मिलती है 21%। ठीक है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये मिलती है 0.03%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये मिलती है 78%। सबसे ज्यादा यह गैस पाई जाती है। पादप सीधे इसे काम में नहीं ले सकते हैं, पादप सीधे ही इसे काम में नहीं ले सकते हैं, इसे काम में नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध के कारण पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को तोड़कर काम में नहीं ले पाते। आई बात आपको समझ में? इसीलिए भैया क्या होता है, यहाँ पर कुछ जो जीवाणु होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु के द्वारा, या फिर भैया बिजली चमकने पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं उद्योग धंधों में औद्योगिक निर्माण किया जाता है, औद्योगिक निर्माण किया जाता है। और किसका निर्माण किया जाता है? NH3 अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया, एक सेकेंड, अमोनिया हो गया दोस्तों, इसको अमोनिया कर देते हैं। अमोनिया को इसको भैया पादप काम में ले सकते हैं। इस अमोनिया को कौन काम में ले सकते हैं? पादप उपयोग में ले सकते हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है दोस्तों 78। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों को, यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संगठक है दोस्तों? यहां पर दोस्तों क्या होएगा? कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संगठक है? क्या एमीड होगा क्या, या अमोनिया होगा क्या, या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा? यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो पादप होते हैं, पादप, और विशेषतः कौन से पादप? दाल वाले पादप, ऐसे पादप जिनमें क्या होती है? जिनसे दाल प्राप्त होती है। भैया इन दाल वाले पादपों को प्रोटीन संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, मतलब पादपों को प्रोटीन संश्लेषण करना है, क्योंकि दाल वाले पौधों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भैया नाइट्रोजन के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे इसको तोड़कर अपने काम में नहीं ले पाते हैं। आई बात आपको समझ में? अब आप देख सकते हैं यहां पर भैया बहुत सारी विधियां हैं, जैसे जीवाणु होते हैं, मिट्टी में जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बिजली चमकने पर, बिजली कड़कने पर, या बिजली चमकने पर वायुमंडल में बहुत ज्यादा तापमान होता है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो अपने आप वायुमंडल की नाइट्रोजन कुछ पदार्थों में बदल जाती है। बिजली चमक, औद्योगिक दोस्तों, औद्योगिक क्या आप, अगर हमारे किसान भाई हैं, आपके अगर पिताजी जैसे खेती बाड़ी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जैसे खाद लेकर आते हैं। आप लेकर आते हैं अमोनिया, DAP, नाइट्रेट, इसके कट्टे लेकर आते हैं ताकि आप उसको खेत में डालें। उर्वरक होते हैं वो। कहां पे बनाए गए हैं? वो फैक्ट्रियों में बनाए गए। कैसे बनाए गए हैं? फैक्ट्रियों में ऐसी मशीनें होती है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर किस में बदल देती है? DAP, अमोनिया, नाइट्रेट, इनमें बदल देती है और फिर उसको पाउडर फॉर्म में बदलकर आपको बेच दिया जाता है। औद्योगिक स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का, औद्योगिक स्थिरीकरण होता है। और भैया औद्योगिक स्थिरीकरण से आप देख सकते हैं जल में घुलनशील यौगिक बनते हैं। जल में घुलनशील यौगिक बनते हैं, ठीक है। इन यौगिकों को जल के साथ, यानी कि ये जो खाद होती है ना, या जो उर्वरक होते हैं, इसको मिट्टी में छिड़क देते हैं, पानी पिला देते हैं,
जैसे ही पानी डालते हैं पेड़ पौधों के पास में तो ये उर्वरक, ये यौगिक पानी में घुल जाते हैं, पेड़ पौधे इन्हें जड़ों के द्वारा खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। पादप क्या कर लेते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं। पादप क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब भैया कौन कौन से यौगिक बन रहे हैं यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं। अमोनिया बन गया, क्या बन गया दोस्तों, अमोनिया बन गया, नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट, नाइट्राइट। तो ये नाइट्रोजन से बने हुए ये मुख्य जो पदार्थ है ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर, अमोनिया हो जाएगा भैया, कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में सबसे ज्यादा अमोनिया को काम में लिया जाता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ये उच्च रक्तचाप कैसे होता है। उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है, अत्यधिक टेंशन के कारण दोस्तों उच्च रक्तचाप। दोस्तों चाय कॉफी अधिक पी रहे हैं आप, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। आई बात आपको समझ में, टेंशन ले रहे हैं तो भैया ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मधुमेह कैसे होता है। अगर भैया आप देखें शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, समझो। आप जो खा रहे हैं, आप जो खाते हैं दोस्तों, आपकी भाषा में बता रहा हूं, आप जो खाते हैं वो पाचन के बाद, किस में दोस्तों, पाचन के बाद बदल जाता है ग्लूकोज शर्करा में। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज शर्करा में बदल जाता है दोस्तों। और ये रक्त में होता है, कहां मिल जाता है, ये रक्त में घुल जाता है दोस्तों। आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है, यह इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में जो ग्लूकोज नाम की जो शुगर है या जो शर्करा है उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब ग्लाइकोजन में बदलेगा तो ग्लूकोज का लेवल रक्त में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात आपको समझ में, और ग्लाइकोजन का लेवल रक्त में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पा रही है, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो होगा ये कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। लगातार ग्लूकोज का जो लेवल है या जो स्तर है वो रक्त में लगातार बढ़ता जाएगा और एंड में दोस्तों रक्त में शुगर ही शुगर हो जाएगी, ग्लूकोज नाम की शुगर हो जाएगी। मूत्र के साथ भी ये शुगर बाहर आने लग जाएगी। मधुमेह की बीमारी हो जाएगी दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी दोस्तों। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, मधुमेह वाली बात यहां पर याद कर लेना। डायबिटीज भी कहते हैं इसे, मधुमेह कहते हैं दोस्तों। अगर विटामिन ए की कमी है, किसकी कमी है आपके भोजन में, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, रात्रि को दिखाई नहीं देता है। जबकि दोस्तों अगर हमारे भोजन के अंदर लोहे की कमी है, लोहे की कमी है भोजन के अंदर, आयरन की कमी है, Fe मतलब लोहा, लोहा की कमी है हमारे भोजन में। किस में कमी है दोस्तों, भोजन में। किस में, भोजन में अगर आपके इसकी कमी है दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, यह आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। भैया क्यों हो जाएगी हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये किससे बना होता है, लोहे और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। अब भाइयों अगर शरीर के अंदर आप ऐसा भोजन कर रहे हो जिसमें आयरन ही नहीं है, मतलब आप पालक नहीं खा रहे हो, गाजर नहीं खा रहे हो, आप अनार नहीं खा रहे हो,
तो आपको आयरन नहीं मिलेगा, और जब आयरन नहीं मिलेगा तो शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। और आपको पता है आपके शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल, और में हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ है, और वो हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है, आयरन से और ग्लोबिन प्रोटीन के मिलने से। अगर आपके भोजन में आयरन की कमी है तो ये आयरन कम हो जाएगा आपके शरीर में और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, और जब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो शरीर का जो लालपन है वो कम हो जाएगा, शरीर सफेद पड़ने लग जाएगा। इसको एनीमिया रोग कहते हैं, खून की कमी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। हिंदी में इसे रक्ताल्पता रोग के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? यहां पर क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा स्रोत है जिसको वापस नवीन नहीं किया जा सकता है, वापस उसका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए जंगल का, अरे भैया कोई बात नहीं, अगर जंगल काट भी दिया जाए तो कुछ 100-200 सालों में, 500 सालों में जंगल वापस उग सकता है। जंगल हो गया दोस्तों, पानी हो गया दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत पानी ढुल भी जाए या गंदा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, समुद्र से और पानी वाष्प बनकर आएगा और बारिश करता रहेगा। तो दोस्तों ये जंगल का चक्रीकरण होता रहता है। पानी का आपने सुना होगा ना, जल चक्र, पानी का चक्रीकरण होता रहता है। वन्य जीव दोस्तों, आपने सुना था ना कि थोड़े दिन पहले बाघ, शेर के बारे में आपने सुना होगा, बाघ के बारे में, कि बाघ अब 50 रह चुके हैं, बाघ अब 30 रह चुके हैं, 10 रह चुके हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये तो खत्म हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट ने उनको संरक्षण प्रदान किया तो वापस उनकी संख्या बढ़ने लगी, 10 से वापस 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए। आई बात आपको समझ में? तो नवीनीकरण हो रहा है वन्य जीवों का। लेकिन दोस्तों जो कोयले का भंडार है, लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर ये इंसान कम पाए जाते थे, बिल्डिंगें कम थी। आजकल तो जगह जगह बिल्डिंगें दिख रही है, रेलवे लाइन, रोड, ब्रिज, बस, कार, ट्रक, ये दिख रहा है जहां देखो। करोड़ों लाखों साल पहले इस धरती पर पेड़ ही पेड़ थे। क्या हुआ, कुछ भूकंप आया या कुछ ज्वालामुखी फटा, उथल पुथल हो गई जमीन के ऊपर, सारे पेड़ पौधे एक साथ जमीन में दब गए। ऊपर लाखों टन मिट्टी का दबाव पड़ने से, अंदर बहुत ज्यादा तापमान होने से धीरे धीरे वो पेड़ पौधे कोयले में बदल गए, और आज जमीन खोद खोद कर उसी कोयले को प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन अंधों की तरह यूज किया जा रहा है, पागलों की तरह यूज किया जा रहा है कोयले को। आई बात आपको समझ में? जिसके कारण लगातार कोयला कम होता जा रहा है। और दोस्तों अगर एक बार ये कोयले का भंडार खत्म हो गया तो फिर वापिस ये प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो भैया कोयला भंडार अनवीनीकृत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? क्या धुएं के द्वारा होता है क्या? अरे भैया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में आपने सुना होगा। क्या बोल रहा है यहां पर कि भैया वायु के अंदर, किसमें? वायुमंडल में नकारात्मक वह हानिकारक, आपका वायुमंडल है जिसमें तरह तरह की गैसें हैं, सांस लेते हैं हम, उसमें मजे से रहते हैं। अगर उसमें कोई नकारात्मक व हानिकारक परिवर्तन हो जाए तो उसे ही क्या बोल रहे हैं? वायु प्रदूषण कह रहे हैं। कौन कौन से हैं ये जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? फैलाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं वो कारक क्या होते हैं? फैलाने वाले जो कारक होंगे ना दोस्तों, जो फैलाने वाले कारक होंगे वो क्या कहलाएंगे? वायु प्रदूषक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? वायु प्रदूषक कहलाएंगे दोस्तों। और वायु प्रदूषक कौन कौन से हो गए? जैसे कि धुआं हो गया भैया, ये धुआं जहरीला होता है हमारे लिए, इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। क्या होता है? जहरीला होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोस्तों जब कोयला जलता है, कोयला या कोई ईंधन जलता है, ईंधन जलने पर CO2 गैस निकलती है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है दोस्तों। इसी प्रकार से आपने देखा पेट्रोल जलने पर, क्या जलने पर दोस्तों? पेट्रोल जलने पर, पेट्रोल व डीजल जलने पर, डीजल का जब जलने पर दोस्तों SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? श्वसन द्वारा फेफड़ों में चले जाती है हमारे,
फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों का क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर चली जाती है वर्षा के जल के साथ में। वर्षा का जो H2O होगा उससे क्रिया करके H2SO4 अम्ल बना लेती है। क्या बना लेती है, H2SO4 अम्ल बना लेती है, और इसके द्वारा अम्ल वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा हो जाती है। तो भैया कुल मिला के सारे 12 बजाने में लगे हुए हैं पर्यावरण की। तो भैया अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, सारे के सारे, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी इसके भाई बंद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से आप देखिए दोस्तों, एक NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, एक होता है PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल। आई बात आपको समझ में, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल। भैया एक खतरनाक वायु प्रदूषक है, ये वायु प्रदूषण फैलाता है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, तो एक लाइक जरूर कर देना भैया। लाइक कर दोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि हम अग्निवीर के बारे में ही बताएंगे आपको, और भी बहुत सारे, चाहे रीट हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो दोस्तों, आपके लिए साइंस के एक से बढ़कर एक प्रश्न में बनाकर लाता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्या माइकोप्लाज्मा है, क्या लाल रक्त कोशिका है, क्या तंत्रिका कोशिका है, क्या यौक है, क्या दोस्तों। यहां पर तो पता है, हर एक लाइन के ऊपर ये ग्रंथ लिखा हुआ है पूरा का पूरा। साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा पे एक मोटी किताब होगी, लाल रक्त कणिका पर ही, मतलब RBC पर एक मोटी किताब छपी हुई है। अरे एक क्या 50 किताब है, तंत्रिका तंत्र के ऊपर, योग के ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तंत्रिका कोशिका है दोस्तों। क्या है, यह है तंत्रिका कोशिका दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हर चीज के ऊपर क्या बने हुए हैं, बहुत सारी। अगर मैं आपको एक क्लास में सब कुछ बता तो नहीं सकता हूं, लेकिन आपका डाउट जरूर क्लियर कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों। आपसे बोले ना कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो दोस्तों आप याद रखना तंत्रिका कोशिका। क्यों तंत्रिका कोशिका है दोस्तों, क्यों है ये लंबी, क्योंकि इसका काम क्या है, हमारे शरीर में फैली रहती है, और जो भी, जैसे कोई कांटा चुभ गया तो उसके दर्द को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब हमारे शरीर में लंबी लंबी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को या संवेगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए तंत्रिका कोशिका है। आपसे कोई बोले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप देख सकते हैं शतुरमुर्ग का अंडा। क्या बोल सकते हैं, शतुरमुर्ग का अंडा। क्योंकि दोस्तों अंडा भी एक प्रकार की कोशिका ही है, जैसे शुक्राणु एक कोशिका होती है, वैसे अंडाणु या अंडा भी एक कोशिका होती है। आपसे बोले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। क्या है ये माइकोप्लाज्मा, भैया मोनेरा जगत के बारे में आपने सुना होगा। मोनेरा जगत के अंदर किसको रखा गया है, जीवाणु हो गई, जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरीश शैवाल, नॉनस्टॉक एनाबीना, उसको रखा जाता है इसमें। तो यहां पर आप देखेंगे ये सारे के सारे मोनेरा जगत के जीव हैं ये। इनको भैया प्रोटोजोआ भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इनको प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, ऐसी कोशिका जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं है, केंद्रक गोल नहीं है,
केंद्रक के अंदर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसी वजह से केंद्रक बिखर गया कोशिका के अंदर ही, तो ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। उसका एक उदाहरण क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। भैया जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर आप देख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। भैया ये एक ऐसा जीव है जो लगातार अपना आकार बदलता रहता है, कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, लगातार अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जीव जगत का जोकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया, जीव जगत का क्या बोलते हैं, इसको जोकर भी बोलते हैं। क्या है ये, जीव जगत का जोकर कहते हैं, जीव जगत का जोकर है ये वाली बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यहां पर आप देखिए सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है दोस्तों। अगर आपसे बोले कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मछली बोलते हैं लोग इसको, ब्लू व्हेल मछली, लेकिन ये मछली नहीं है, ये तो दोस्तों मैमल है, स्तनधारी वर्ग का ये एक जीव है, एक सदस्य है दोस्तों। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, 20 हाथी के बराबर वजन होता है, 20 हाथियों जितना वजन, हाथियों के बराबर इसमें वजन होता है दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है, स्थलीय, क्योंकि ये जो ब्लू व्हेल होती है ना, एक मछली जैसा जीव है, समुद्र में मिलता है, 20 हाथियों जितना इसमें वजन है, स्तनधारी है। अब आप बोलेंगे सर अगर स्तनधारी है मनुष्य की तरह, गाय भैंसों की तरह, तो पानी में क्यों रहता है। दोस्तों पानी में रहना इसकी मजबूरी है। दरअसल इसको पानी में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि इसका भार इतना ज्यादा है, ये इतना बड़ा है कि ये जमीन पर नॉर्मली चल फिर नहीं सकता, रह नहीं सकता है, तो इसलिए इसको मजबूरन पानी में ही रहना पड़ता है दोस्तों, ताकि पानी में इसके शरीर का भार इसको कम महसूस हो। आप देखिए सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है दोस्तों, स्तनधारी जो जमीन पर रहने वाला ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो सबसे बड़ा है, तो दोस्तों हाथी हो गया। क्या हो गया, हाथी हो गया। अगर कोई आपसे बोले कि जल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी भी यहां पे यही उत्तर हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, परीक्षा में घुमाकर दे देते हैं, सरल प्रश्न भी गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, सरल प्रश्न भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या जाता है, जैसे सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, हाथी, ब्लू व्हेल, शेर, घोड़ा, ब्लू व्हेल हो जाएगा। अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, हाथी होगा। और अगर सिर्फ ऐसा आ जाए कि जल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होगा, तो वो तो ब्लू व्हेल होती ही है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आपसे बोल दे कि तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल है दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे क्यों बोले उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों उड़ने वाला जो स्तनधारी है वो कौन सा है, चमगादड़ है, चमगादड़ है दोस्तों, चमगादड़ है। अगर कोई आपसे बोले कि अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, मतलब ऐसा स्तनधारी, अब गाय, भैंस, शेर, मनुष्य, बंदर सब स्तनधारी हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और स्तन से दूध पिलाते हैं। लेकिन दोस्तों अंडे देने वाले स्तनधारी भी होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और क्या है उसका नाम, डक बिल्ड प्लेटिपस, मतलब कि बतख के समान चोंच वाला बतख, बतख के समान मुंह वाला चींटीखोर,
एक प्राणी है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, चींटियां खाता है, दीम के खाता है, और इसका मुंह है ना बतख के जैसा है, तो नाम क्या रख दिया इंग्लिश में, डक बिल्ड प्लेटिपस। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, अंडे देने वाले स्तनधारी है। तो दोस्तों ये सारे के सारे आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऐसा ऊर्जा स्रोत जो वापस बन जाता है और अगर उसको खर्च कर दिया जाए तो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या दोस्तों पानी है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, पानी है क्या? पेट्रोलियम है क्या? खनिज पदार्थ है कोई? हाँ दोस्तों, पानी है। पानी को देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पानी का पुनर्निर्माण हो सकता है, इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है तो इसको गंदा कर दो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर बाय चांस गलती से पानी गंदा हो भी रहा है ना, तो दोस्तों और पानी आ जाता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो वाष्प बनकर हवा में उड़ता है और वो यहां वहां गिरकर बारिश करता रहता है। और जब लोग उस पानी को काम में लेते हैं तो गंदा कर देते हैं, ये पानी वापस बहता हुआ समुद्रों में पहुंच जाता है, समुद्र का पानी वापस वाष्प बनता है, वापस बारिश होती है, ये साइकिलिंग चलती रहती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, पानी को हमें ज्यादा गंदा नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि दोस्तों पेट्रोलियम, भैया दिन ब दिन पेट्रोल के भाव महंगे होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कम होता जा रहा है। ठीक है, खनिज पदार्थ हो गए, कोयला हो गया, सारे के सारे दोस्तों ऐसे पदार्थ है जो खत्म हो जाएंगे भविष्य में अगर इनका संयम पूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो। लेकिन पानी को तो थोड़ा अच्छे से करोगे तो चलता रहेगा हमेशा। जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या कर सकता है दोस्तों, जो कि पेट्रोल या डीजल से विद्युत बना सकता है। पेट्रोल डीजल क्या है? रसायन है। रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा के अंदर क्या कर देता है? ये बदल देता है। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां पर स्थित है? क्या श्रीहरिकोटा में स्थित है? क्या अहमदाबाद में स्थित है? क्या थुम्बा में स्थित है? क्या देहरादून में स्थित है? तो दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च पैड आप देख सकते हैं भारत में, एक सेकेंड दोस्तों, आप देख सकते हैं जो श्रीहरिकोटा है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है दोस्तों। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में एक स्थित द्वीप है दोस्तों, और यहां पर एक अंतरिक्ष केंद्र है सतीश धवन। सतीश, कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, जिसकी जो स्थापना है ना वो 1971 में की गई थी। 1971 में की गई थी दोस्तों। और इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भैया सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि भारत में सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहां है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहां पर, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। सैटेलाइट छोड़े जाते हैं यहां से, ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने प्रश्न उत्तर करे हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और हाँ दोस्तों, अपना ख्याल भी रखा करो, मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई करते रहो, नाम बनाओ दोस्तों। यहां पर आप देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।